Hello everyone. Now our new topic is साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म अब नया सेल ऑर्गेनल्स है या तो सेल का पार्ट है। ठीक है, ये नया सेल का पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसमें हम जानकारी तो हमने पहले लिए थे। नाउ वी विल सी द डिटेल स्टडी ऑफ द साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स सी। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। कैसा है ये? जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, एंड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये भी हमने जाना था कि ये कहाँ रहता है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच बीच में सारा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वही साइटोप्लाज्म कहलाता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और द ऑर्गेनल्स, यानी कि उसके अंदर में और क्या क्या रहते हैं, वेरियस अदर सेल ऑर्गेनल्स या और अदर सेल कंपोनेंट्स रहते हैं ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर, अब कौन कौन से हो सकते हैं वो? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। ठीक है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी बॉडीज हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, और अगर मैं बताऊं तो लाइसोसोम्स हो सकते हैं, और अगर मैं बताऊं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो सकते हैं, और लाइसोसोम्स भी हो सकते हैं। ये सारे मैंने जो सेल कंपोनेंट बताए वो मिक्स बताया, प्लांट और एनिमल्स के मिक्स बताया। इसमें थोड़े कुछ कुछ लास्ट कंपोनेंट में जैसे लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स में नहीं होते, है ना। तो ऐसा ये नहीं मानना कि ये सारे चीज़ें दोनों प्लांट और एनिमल में होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। ये आपके 9th-10th में आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। चलो बढ़ते आगे। अभी है अब हमारा दूसरा है सेल ऑर्गेनल्स या सेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, ख्याल दो बच्चों, यहाँ पे जितने भी सेल्स को अपने डिसीजन लेने होते हैं तो वो कहाँ लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं न्यूक्लियस में। यानी आपको अगर डिसीजन लेना तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। यस, तो वैसे ही सेल्स अगर कुछ डिसीजन लेता है तो कहाँ से लेता है? वो न्यूक्लियस से लेता है। हम इसके बारे में और अच्छे से आगे जानकारी लेंगे, पर अभी हमको यहाँ से स्टार्ट करने का। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स। देखो यहाँ पे बताया इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ द लिविंग सेल्स, एंड इट इज जनरली स्पेरिकल। जनरली गोल ही होता है, राउंड सर्कल में ही होता है, स्पेरिकल, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली कहाँ पे होता है? वो सेंटर ऑफ द सेल्स में ही होता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बताया कि ये सेल बनाया और ये इसको मैंने सेंटर में कर दिया, तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, इट कैन बी स्टेन्ड। अब ये देखो फिर से स्टेन यानी फिर से कलरिंग, एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी इसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे सेल, एंटायर सेल को ही माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, मगर ये तो और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, और डीप मैग्निफिकेशन आपको लाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का, तब जाके आपको न्यूक्लियस दिखेगा और बड़ा न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यानी ये जो है सेपरेट है। देखो ये सब साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये जो सेल बनाया था मैंने, दिस इज द साइटोप्लाज्म, और ये बड़ा सा जो न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो ये अलग दिखेगा आपको। ठीक है, ये सेपरेट करता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इसके अंदर में भी क्या रहता है? सपोज अगर मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस बनाया है मैंने, तो उसमें भी एक छोटा सा और एक लेयर होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो, दिस दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। ठीक है, ये पोरस होता है। यहाँ पे फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये सेल्स नहीं है, ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। अभी ये सेल्स की स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ये सेल्स पूरा ऐसा रहेगा, तो ये न्यूक्लियस बनाया मैंने। अब अगर इसके अंदर मैं पोरस बोल रहा है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो कैसे बनाऊंगा मैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको काट दूंगा, तो ये सॉरी इतना तो नहीं मैं काट सकता, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको काट पाऊँ। ठीक है,
देखो इतना, अगर मैं काट देता हूँ, देखो इतना काट दिया, फिर इतना काट दिया, इतना काट दिया, तो ये बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन इतना बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इतना मैंने यहाँ से ले रहा हूँ, मैं देखो इतना ले रहा हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। वैसे देखा जाए तो इतने बड़े यहाँ पे बना नहीं सकते हम यहाँ पे ऐसा ही बना लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके अंदर में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे समझ में। इट इज पोरस एंड allows the movement of the materials between the cytoplasm and inside the nucleus, between the cytoplasm and the inside the nucleus। यानी ये यहाँ से कुछ भी आ जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, ये आपको हायर मैग्निफिकेशन में ही देखने को मिलेगा। वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब उसके अंदर में और एक छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर में, क्या अभी मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। In addition, nucleus contain the thread-like structures called the chromosomes, and this carries the gene। अभी हम इस पे डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों, कैसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक ये बना लेते हैं, बड़ा वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये सेल है, सपोज दिस इज द सेल। हाँ, अब मैं यहाँ पे पूरा एक सेल बना रहा हूँ और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस कैसा रहता है, ये यहाँ पे एक और एक छोटा सा मैं स्पेरिकल बना रहा हूँ, तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब आ जाते हैं, और ये क्या है फिर, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया, सॉरी सेल हो गया, ये वाला, ये बाहर का भाग, ये सेल का भाग हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया अपना न्यूक्लियोलस। चलिए अभी हम देखते हैं ये और अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है यहाँ पे, देखो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक और मेम्ब्रेन इसके अंदर में होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अभी जो दूसरा जो सेंटेंस है, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स, यानी कि इसी के अंदर में हम क्या बना रहे हैं, अभी क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रोमोसोम बना रहे थे, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देते हैं हमें, जब हम मैग्निफिकेशन करेंगे सब उसमें तब जाके हमें ये दिखाई देगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि क्या उसका बोल रहा है, क्रोमोसोम दे कैरी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम, दे कैरी द जीन्स। अब ये जीन्स कहाँ पे होते हैं ये भी हम देखेंगे। चलो जीन्स कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, ओवरलैप कंडीशन में ही होते हैं वो। ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम। अब जीन्स कहाँ पे रहेंगे, जीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर में यहाँ बने रहेंगे, दिस आर द जीन्स। अब ये जीन्स क्या है, हम इसका आज पढ़ेंगे इसके डिटेल में, लेकिन आप समझ लो कि ये लोकेशन इसका कहाँ पे, इसी को हम बोलेंगे जीन्स। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका आज का डायग्राम, किसका, ये हो गया आपका डायग्राम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके बाद, दिस कैरीज द हेल्प इन इनहेरिटेंस। ये जीन क्या काम करते हैं, इट कैरी द इनहेरिटेंस और द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस मतलब जो भी आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है, सपोज अगर आपके कैरेक्टर्स अगर मैं ले लूँ, आपके पापा का स्किन कलर है ना, टॉलनेस या ड्रॉपनेस या हेयर कलर या आई कलर, ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो किससे आए, वो आपके माँ बाप से ही आप में आए हैं। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब आप,
ठीक है। आप क्या कहलाओगे, आपके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग कहलाओगे। तो वो कहाँ से आए हैं, पेरेंट्स से ही आए हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये कब दिखाई देते हैं हमें, जब सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, सेल का डिवीजन जब होता है, सपोज ये सेल हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। ठीक है, ये दो सेल बन रहे हैं, ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया, तभी ये क्रोमोसोम दिखाई देंगे। बाद में आपको दिखाई दे ही देते, यानी सेल डिवीजन के वक्त ही दिखाई देते। आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे जीन्स की, जीन्स कहाँ पे होते हैं, कैसे, अभी हमने देख लिया क्रोमोसोम के अंदर में, क्रोमोसोम के जस्ट उसमें लोकेशन उसका होता है, क्रोमोसोम के ऊपर में जीन का होता है। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कैरेक्टर्स का होता है, जो कि वहाँ पे पर्टिकुलर स्किन कलर है तो वो क्रोमोसोम में स्किन कलर का ही जीन होगा। अगर फिर दूसरे क्रोमोसोम में अगर आपके हेयर कलर होगा तो उसका जीन्स वहाँ पे होगा। आगे बात समझ में। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स में, आपके पेरेंट्स में, जो भी चीज़ आपने प्राप्त किया है अपने बॉडी पे, वो सभी आपके पेरेंट्स से ही आए हैं। एंड it is unit of inheritance in living organism. It controls the transfer of hereditary characters. अब क्या कर रहा है वो कंट्रोल, जीन क्या कंट्रोल कर रहा है, वो कैरेक्टर्स, अगर स्किन कलर है, हेयर कलर है, कर्ली हेयर से या जो भी है, टॉलनेस है, ड्रॉपनेस है, जो भी लंबाई, ऊंचाई, मोटापा जो भी है, वो सब क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द होम ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू, यानी आपके ऊपर जितने भी आपका जो बॉडी डिजाइन, कलर, टॉलनेस, ड्रॉपनेस, कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द स्किन, जो सब कहाँ से मिला है आपको, आपके पेरेंट्स से मिला है। इफ योर फादर हैज द ब्राउन आईज, you may also the brown eyes. If your mother has the curly hairs, you might also be ends up having the curly hairs. ये जितना भी जो कैरेक्टर्स आपको प्राप्त हुए हैं वो आपके पेरेंट्स से ही प्राप्त हुए हैं। आगे ये बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। However, the different combination of the gene from parent result in a different characteristics. यानी कि जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आपको मिले वो जीन से मिले, और जीन किसके जीन से मिले, पेरेंट के जीन से आपके इसमें आएगा, और वही रिजल्टेंट जो आपको डिफरेंट मिला है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आया है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पेरेंट से आएगा। ठीक है, एक ही पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते, दोनों से आते, मदर के भी आते, कुछ फादर के भी आते। जरूरी नहीं कि केवल एक ही पेरेंट से आएंगे, और क्या मदर से ही आएंगे या फादर से आएंगे, ऐसा नहीं, दोनों के छोटे छोटे, ये डिपेंड करता है कि किसके ज्यादा आएंगे किसके कम आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब आते हैं न्यूक्लियस इन एडिशन टू दिस रोल इन एन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। अभी पहले हमने जो बात किए थे न्यूक्लियस इन एडिशन टू द रोल ऑफ इनहेरिटेंस, और ये क्या कहता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये बिल्कुल हमें जैसा बताया था कि न्यूक्लियस इज एक्टिंग लाइक अ ब्रेन, इजंट इट। वो बिल्कुल सेंटर ऑफ, बिल्कुल यानी कंट्रोल द सेंटर ऑफ एक्टिव, जितने भी सेल की एक्टिविटीज हो रही है वो सारा कंट्रोल कौन करता है, ये न्यूक्लियस कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी अब उसके सेल्स के अंदर का जितना भी कंटेंट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये जितना भी सेंटर के अंदर में जितने भी सब कंटेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सब आ गया उसके अंदर, न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसको हम एंटायर को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियस भी आ गया, इन सबको टुगेदर हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। नाउ प्रोटोज मीन्स द फर्स्ट, अगर हम इसको बाइफर्केशन करते हैं, प्रोटोज मीन्स द फर्स्ट एंड द प्लाज्म मीन्स द लिक्विड। ठीक है, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट लिक्विड एंड इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और ये प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, लिविंग सब्सटेंस कहलाएगा, लिविंग और द सेल का लिविंग सब्सटेंस कहलाएगा ये प्रोटोप्लाज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में अभी इतनी तो आ ही गई होगी। चलो अब पहली क्या पूछती है,
Paley wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of the plant, animal and the bacteria. क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सभी में सेम होता है, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया में? नो, इट इज नॉट लाइक दैट, सबका अलग अलग टाइप का होता है. चलो देख लेते हैं अभी यहाँ पे भी. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में एक समान न्यूक्लियस है, एक समान न्यूक्लियस कभी दिखाई नहीं देता. कैसा रहता है? नॉट वेल ऑर्गेनाइज. यानी बैक्टीरिया के अंदर कैसा रहता है? बैक्टीरिया के अंदर में नॉट वेल ऑर्गेनाइज. ठीक है. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, देखो नो, उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन दिखाई देगा क्या? नो, क्योंकि उसके अंदर में न्यूक्लियस ही नहीं है तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अंडरस्टैंड? एंड द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. यानी जिसके अंदर में न्यूक्लियस ही नहीं है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो हम ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स. आई बात समझ में? जिसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स. द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक. ठीक है, प्रोकैरियोट्स इसको हम बोलेंगे. और पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स. प्रो का मीनिंग यहाँ बताया. प्रो इज द प्रिमिटिव, प्रो इज द प्रिमिटिव एंड कैरियन इज द न्यूक्लियस. यानी कि बहुत प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं. और वो कहाँ पाया जाता है? केवल बैक्टीरिया के अंदर. एग्जाम्पल्स आर द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज में भी पाए जाते हैं प्रोकैरियोट जैसे नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड द चिक सेल, ये भी हमने पढ़ा, लेकिन इसको हम प्रोकैरियोट्स में बोलेंगे. हम इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट. हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. ठीक है, इसके अंदर में हम बोलेंगे वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है. एंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है. ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा. आर डिजाइन डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स. इसी को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स. यानी हम जैसे हमारे अंदर मल्टी सेलुलर है और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी है, तो हम क्या बोलेंगे? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी है और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है. तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स. और ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक्स. यानी कि पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स. अब यू का मतलब क्या होता है? ट्रू. ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. यानी यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस है, ऐसे को हम बोलेंगे यूकैरियोट्स. आगे बात समझ में? तो बच्चों इतना ही आज का हम यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वॉज देयर, सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. ओके, गुड बाय. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.